topic of the discussion is conducting a case study for SWOT analysis. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक कैफ़े जो MM ऑलम रोड के ऊपर है उसके लिए SWOT एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने उसके डेटा इकट्ठा किया 4 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एंड थ्रेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कैफ़े। स्टेप 1 के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से डेटा इकट्ठा किया। उस डेटा इकट्ठे करने के बाद फिर हमने कॉपी पेंसिल के ऊपर उसकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो उसके इंटरनल फैक्टर्स थे वो लिखे। फिर इसी तरीके से उसके सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, जो थ्रेट्स वो फेस कर रहा था, वो भी सारे जॉट डाउन कर दिए। उसके बाद का स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम उस कंपनी के ओनर के साथ बैठे और उसको रिक्वेस्ट की कि ये जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इस लिस्ट में से इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ कौन सी है या वो स्ट्रेंथ कौन सी है जिसके ऊपर वो एक्चुअली फेज 1 में, एपिसोड 1 में काम करना चाहता है। सिमिलरली वो कौन सी वीकनेसेस हैं जिनको सबसे पहले वो डील करना चाहता है, क्योंकि अपने बिजनेस को ओनर के अलावा और कोई नहीं जान सकता। हमारे पास डेटा इस कदर कैपेबल नहीं है कि हम ये देख सकें कि कौन सी वीकनेसेस को पहले डील करना चाहिए और कौन सी वीकनेसेस को बाद में डील करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ओनर को दरमियान में डाला जाए तो वो हमें बेहतर तौर के ऊपर गाइड कर दे कि ये वाली स्ट्रेंथ या ये वीकनेसेस हैं जो एपिसोड 1 में होंगी, ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ और ये वाली थ्रेट्स जो हैं ये हम एपिसोड 1 में डील करेंगे। सो उस मीटिंग के बाद हमारे पास एक सेट ऑफ स्ट्रेंथ सामने आ गया, एक स्ट्रेंथ सेट ऑफ वीकनेसेस सामने आ गया। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी, और ये वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जो उसी लिस्ट में से ओनर की मीटिंग के बाद हमने सेलेक्ट की। अच्छा, अगला मरहला जो है वो सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, और जो ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की तो यहाँ पे नंबर्स हमारे सामने आ गए। नंबर्स इन चीज़ों को अटैच करना ये शायद बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किए हुए हैं कि हम किस तरीके से परसेप्शंस को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारे पास परसेप्शन है कि एक्सीलेंट लोकेशन नियर यूनिवर्सिटी, तो इसके कितने नंबर होने चाहिए? दूसरी हमारे पास लिखी हुई है यूनिक मेन्यू विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, इसके कितने नंबर होने चाहिए? मुश्किल बात है ना। इसको आसान करने के लिए हम जब न्यूमेरिकल एनालिसिस में आते हैं तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिसको हम कहते हैं कोडिंग, कि हम इन वैल्यूज़ को कोड करेंगे। हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम लिकट स्केल कहते हैं, LIKERT, लिकट स्केल। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे सर रेनेसेंस लिकट, उन्होंने 1950s में इसको डेवलप किया था परसेप्शंस को मैयर करने के लिए। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी हमारे पास परसेप्शन हो उसको हम मैयर कर सकते हैं 1 to 5 के स्केल के ऊपर, जिसमें 1 और 2 ये डिसएग्रीमेंट के आ जाते हैं। सिमिलरली 3 और 4 ये एग्रीमेंट के नंबर्स आ जाते हैं, यानी उसके हक में हैं। और दरमियान का नंबर जो है जिसको 3 कहते हैं वो न्यूट्रल है, यानी अगर कोई बंदा अपनी राय नहीं देना चाहता तो उसको 3 पे नंबर कर दिया। सिमिलरली ये स्केल 1 to 7 का भी हो सकता है। अगर 1 to 7 का स्केल है तो इसका दरमियान जो है वो 4 आता है, तो 1, 2 और 3 ये सारे डिसएग्रीमेंट के नंबर आ जाएंगे, और 4, 5, 6 एंड 7 ये हमारे पास नंबर एग्रीमेंट के आ जाएंगे, तो दरमियान वाला नंबर फिर न्यूट्रल आ जाएगा। इसको लिकट स्केल कहते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास इंटेंसिटी स्केल है। जैसे अगर हम किसी को पूछें कि आपको कितना गुस्सा आता है 1 to 5 के स्केल के ऊपर, 1 बीइंग दी लोएस्ट, 5 बीइंग दी हाईएस्ट, तो हर बंदा अपने बारे में कोई नंबर
उसको दे सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने बारे में तो बता सकता है कि 1 to 5 के स्केल के ऊपर उसको कितना गुस्सा आता है, 2 लेवल का आता है या 3 लेवल का आता है या 4 लेवल का आता है। सो इस तरीके से हम इसको चीज़ों को, परसेप्शंस को, जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके जहन में ये ज़रूर होगा कि ये तो बड़े सब्जेक्टिव सी अप्रोच हो गई, हर बंदा अपने लिहाज से चीज़ों को मैयर करता होगा, अपने लिहाज से नंबर देता होगा। जी बिल्कुल ठीक है आपका ख्याल, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बंदों से उनके बारे में राय पूछते हैं तो ज़्यादा बंदों के होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ एक हकीकत की तरफ, एक्चुअल वैल्यू की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सो यहाँ पे बिल्कुल उसी चीज़ को लेते हुए हमने उन्हीं ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं उनको हमने नंबर दिए। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ जिसमें हमारे पास फैक्टर्स मौजूद है पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में हमारे पास उसकी टाइप मौजूद है, तीसरा कॉलम जो है वो उसका इम्पैक्ट है कि आपके बिजनेस के ऊपर उस चीज़ का 0 से 10 के स्केल के ऊपर उसका इम्पैक्ट कितना होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि हाई फुटफॉल, यानी ज़्यादा बंदे उसमें अगर आते हैं तो कितने दिन हैं जिसमें बंदे बहुत ज़्यादा आते हैं, या आपके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा बंदों का कितना इम्पैक्ट होता है। तो ज़ाहिर है 0 to 10 के स्केल के ऊपर मैंने इसको नंबर दिया हुआ है 9, यानी ज़्यादा बंदे आएंगे तो ज़ाहिर है मेरा ज़्यादा बिजनेस चलेगा, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा नंबर दे दिया। और अर्जेंसी में मैंने इसको नंबर दिया 3 का कि मुझे ये ओनर की प्रेजेंस थी कि मेरी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा बंदों की मैं अर्जेंसी जो फील कर रहा हूँ वो सिर्फ 3 है 0 to 10 के स्केल के ऊपर। अगर आप दूसरा फैक्टर देखें हाई रेंट, अब ये वीकनेस है और वीकनेस को भी मैंने जो इम्पैक्ट है वो 8 नंबर मैंने दिया हुआ है, और इसका इम्पैक्ट मैंने, यानी इसका अर्जेंसी है वो 9 नंबर पे दी हुई है, यानी मैं हाई रेंट को बहुत ज़्यादा अर्जेंट समझता हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर सॉल्व होना चाहिए। सो इस तरीके से मैंने बाकी सारे नंबर्स को, जो फैक्टर्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, और 2 चीज़ें मैंने उसमें शामिल की, एक इम्पैक्ट और एक उसकी अर्जेंसी। मेरा ख्याल इम्पैक्ट और अर्जेंसी में जो फ़र्क है वो आपके जहनों में आ गया होगा कि इम्पैक्ट उसका बिजनेस के ऊपर फ़र्क कितना पड़ता है और अर्जेंसी उस चीज़ की ज़रूरत कितनी है। इन्हीं दोनों चीज़ों को जब हम नंबर्स कर लिया, और बाय द वे आपको अगर याद हो तो हमने बहुत सारी स्ट्रेंथ ली थी, बहुत सारी वीकनेसेस ली थी, अपॉर्चुनिटीज़ की भी एक लंबी लिस्ट थी, थ्रेट्स की भी एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन इस टेबल में तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमने दरमियान में उस ओनर को बिठा के उसमें से सेलेक्ट किया था, उसका एक सबसेट लिया था, और ये जो नंबर्स दिए ये भी हमने उस ओनर के सामने बैठ के उसकी ओपिनियन को शामिल करते हुए ये नंबर इसमें शामिल किए हैं। और जब हमारे पास ये नंबर आ जाए उसके बाद हमारे पास बाकी काम ये रह जाता है कि इस नंबर को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जो कि इसको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक टेबल की शक्ल में भी हो सकती है, ये प्रेजेंटेशन एक तस्वीर की शक्ल में भी हो सकती है। आम तौर के ऊपर अगर हम मुख्तलिफ बुक्स में देखें या मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में देखें तो हमारे पास स्वॉट की जो प्रेजेंटेशन है वो एक ग्राफ की सूरत में होती है, क्योंकि एक टेबल को जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर लिखे हुए हों उसको पढ़ के एक कंप्लीट तस्वीर अपने जहन में बनाना ये एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन अगर एक तस्वीर पहले से आपके सामने बनी हुई हो तो उसको समझना आसान हो जाता है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, और उस ग्राफ में बाकी हर ग्राफ की तरह 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस को आमतौर के ऊपर हम हॉरिजेंटल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को आमतौर के ऊपर हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग अर्जेंसी को मैयर किया है और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग उसके इम्पैक्ट को मैयर किया है। बाय द वे ये जो मैंने सिलेक्शन की है ये मेरी अपनी नहीं है। स्वॉट जब भी एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ होता है तो आम ये हॉरिजेंटल एक्सिस में अर्जेंसी ही मैयर होती है और वर्टिकल एक्सिस पे इम्पैक्ट ही मैयर होता है।
और उन्हीं नंबर्स को हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब एक नंबर अगर हॉरिजेंटली 1 से बहुत दूर है तो इसका मतलब है कि उसकी अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, और एक नंबर अगर वर्टिकली यानी उसकी हाइट भी ज़्यादा है तो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको देखें तो अगर जिसको कॉम्पिटिटर्स लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटर्स यानी उसका जो थ्रेट है, वो उसका जो डॉट है वो हॉरिजेंटली भी फार्दरेस्ट पॉइंट के ऊपर है और वर्टिकली भी वो सबसे ऊपर तो नहीं है लेकिन काफ़ी ऊपर है। सिर्फ हाई फुट फॉल जो है वो उसके ऊपर है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो उसके नीचे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कंपेटिटर अर्जेंसी और इम्पैक्ट के मैट्रिक्स में सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो हाई फुटफॉल है उसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी अर्जेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली हाई रेंट, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 8 के बराबर है, लेकिन उसकी अर्जेंसी इतनी इम्पॉर्टेंट इतनी फील नहीं हो रही उस ओनर को, लिहाजा उसके पॉइंट जो है वो पीछे हैं। सो एक मैट्रिक्स को, एक ग्राफ को पढ़ने के जो रेगुलर तरीके हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे और उससे कोई नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर मैं बीइंग ए कंसल्टेंट इस स्वॉट को देखूं तो मैं सबसे पहले जिस चीज़ को डील करूंगा वो कंपेटिटर को, जो कि एक थ्रेट है, उसको डील करूंगा। मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करूंगा कि मैं अपने कंपेटिटर्स को आउट कम्पीट कर सकूं। उनकी कोई ऐसी डिस्काउंट रेट, कोई प्रमोशन, कोई इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करूंगा कि मैं अपने कंपेटिटर से ऊपर निकल जाऊं। दूसरा नंबर जिसको मैं यूज़ करूंगा, या तो मैं अपने नंबर ऑफ़ कस्टमर, जिसे हाई फुटफॉल कहते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और तीसरे नंबर के ऊपर इवेंट्स के ऊपर जो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। और इस तरीके से ये यहाँ पे पूरा स्वॉट कंप्लीट हो जाएगा।